भाई 1 महीने बाद तेरा एग्ज़ाम है, ऑनेस्टली पूछो कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? आधा भी नहीं ना। या सिलेबस पढ़ा है, कंप्लीट भी किया लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिल्कुल भी पास होने का। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। देखो बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ आप 1 महीने में पास कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है तो। इट्स नॉट सच अ बिग डील। मैंने पास किया है, लोगों ने पास किया और इस वीडियो को तुम एंड तक देखोगे तो तुम भी पास कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम वीडियो में देखने वाले हैं, 1 मंथ के अंदर आप कैसे पास कर सकते हो बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप को। आपको 6 मंथ की बैक नहीं लगेगी, आपको 6 मंथ पीछे जाके नहीं बैठना पड़ेगा, आप अपनी क्लास के साथ बैठोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुम इस बात स्टेटमेंट पे एग्री नहीं करोगे, इस चीज़ को मानोगे नहीं कि तुम 1 महीने में पास कर सकते हो, तो ट्रस्ट में भगवान भी तुम्हें पास नहीं करा सकता। फर्स्ट स्टेप यही है, अपने आप पे बिलीव करो। अगर यही तुम बिलीव नहीं करोगे तो तुम पास कतई नहीं हो पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है। बात के फैक्टर तो बात कीजिए, सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ तो यही है। क्योंकि अगर तुम बिलीव करोगे कि तुम पास कर सकते हो, तभी तुम उस 1 मंथ तक अच्छा एफर्ट लगा पाओगे कंसिस्टेंटली। वरना फिर तुम डाउट में रहोगे कि मैं पास करूंगा नहीं करूंगा, फिर तुम एक नई स्ट्रेटजी की तरफ भागोगे, फिर आप यूट्यूब पे ड्रूम स्क्रॉलिंग करते रह जाओगे। तो ये चीज़ आपका 1 मंथ का एफर्ट डिसाइड करेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, ये एक थ्योरी एग्जाम, भरने वाला एग्जाम है, एमसीक्यू है, नीट की तरह एग्जाम नहीं। कोई भी नीट को 2 महीने में पास नहीं कर सकते, 1 महीने में पास नहीं कर सकता। लेकिन थ्योरी एग्जाम तुम भर भर के पास कर सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब चांस रहता है, एक थ्योरी में चांस रहता है, अनलाइक एमसीक्यू के कंपेयर में। ठीक है। 1 महीने आपको अगर 12 घंटे प्लस आप पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को आगे देखो, वरना कोई भी सेंस नहीं इस वीडियो को देखने का। आपके पास 18 महीने का फर्स्ट ड्राफ्ट था, 6-7 महीने मान लो आपने नीट की भी करी, कोई इशू नहीं। उसके बाद आपने नहीं पढ़ा, वो भी कोई इशू नहीं। आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन अब 1 महीना आपको 12 घंटे प्लस तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आपका कोई भी पास नहीं करा सकता। अगर आप पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को आगे तक देखो। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। अगर आपको अब तक ये चीज़ नहीं पता तो आप पता कर लो। देखो, आप हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना। सबसे पहले तो रिजल्ट कितने टाइप के होते हैं आपको अब तक पता होना चाहिए। एक होता है पास, एक होता है पास विथ एटीकेटी और एक होता है फेल। जो फेल होता है ना, अगर आपके 5 में से आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो, अगर आपकी केटी है, फेल होने को बेसिकली केटी कहते हैं। तो अगर आपके 5 में से 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में केटी है तो आप फेल में काउंट होते हो। ठीक है। और फिर आपकी केटी होती है, आपकी 1 में केटी, 2 में केटी। 2 से ज़्यादा केटी तो फेल हो, और अगर आप किसी में केटी नहीं तो आप बेसिकली पास ही हो। ठीक है। अब आपको एक अच्छा मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि फेल और पास या पास विद केटी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिफरेंस लोग नहीं, लेकिन अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप और भी ज़्यादा मेहनत करोगे। मैं बेसिकली आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि फेल होना कितनी बड़ी चीज़ है। आप कॉलेज में आए हो, अगर आपकी 2 से ज़्यादा में केटी आती है तो आप फेल में कंसिडर करते हो। फेल का मतलब है कि आप 6 मंथ के लिए बैक हो चुके हो परमानेंटली। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, परमानेंट स्कार है। अगर आपकी 2 से ज़्यादा केटी आ गई तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप 24 बैच के हो तो आप 24.5 बैच के हो जाओगे। बेसिकली आप 6 महीने बैक हो जाओगे परमानेंटली। आपका जब बैच इंटर्नशिप कर रहा होगा उस समय आपके एग्जाम चल रहे होंगे, और जब आपकी इंटर्नशिप उनकी 6 महीने हो जाएगी तब आप इंटर्नशिप में एंटर करोगे। आप आपके दोस्तों की डिग्री जिस टाइम पे मिलेगी उससे 6 महीने बाद आप लोगों की डिग्री मिलेगी। तो कितना भी कर लो कॉलेज लाइफ में, लेकिन फेल बिल्कुल भी मत होना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, फेल होने का मतलब है 6 मंथ का परमानेंट चेंज। और दूसरी तरफ पास या विद केटीएम, केटी आने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में सबकी केटी आती है, मोर देन हाफ क्लास की केटी आती है। और अगर तुम्हारी केटी नहीं आई तो तुमने कॉलेज लाइफ सही से एंजॉय नहीं करी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन केटी भी ना आने दो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली 1 केटी या 2 केटी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है। केटी में कोई दिक्कत नहीं है, 1 केटी आ जाए या 2 केटी भी आ जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आपकी केटी है तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी कॉलेज लाइफ में। तो पास पे ध्यान दो, पास विद केटी पे ध्यान दो। फेल आप मान लो कि फेल मेरे को नहीं होना है जिंदगी इस कॉलेज लाइफ में, ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो आपको पहले क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं पहले पास करूंगा, केटी के साथ पास करूंगा, फेल मेरे को नहीं होना। ठीक है। आप कैसे, आपको 3 सब्जेक्ट पास करने हैं, 2 केटी आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे हो तो आप एक भी केटी मत आने दो, पर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, नीट के चक्कर में या एक्स वाई जेड के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ा। वो 3 सब्जेक्ट पहले तो पास करने की सोचो। 3 पास कर लोगे, उसके बाद के 2 पास करो आराम से। लेकिन पहले इन 3 को आप पूरा श्योर करो कि इन 3 में तो मेरी केटी नहीं आने वाली। कौन से वो 3 सब्जेक्ट है? सबसे ये सब्जेक्ट जो है पदार्थ विज्ञान, संविता अध्ययन और क्रिया शरीर। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ईज़ी होते हैं, सिलेबस भी कम होता है और इनमें लोगों की केटी नहीं आती। अगर आप
इसमें भी केटी ला रहे हो ना तो राम भरोसे आपका काम चलेगा। अब कौन सा आपको सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है या अभी उनको एक साइड में रख दो। पहले इन 3 पे ध्यान दो, ये 3 आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं इसमें पास हो जाऊँगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप इन 2 को भी पढ़ सकते हो। वो कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? वो है संस्कृत और रचनाश्रित। देखो, संस्कृत के बारे में बताऊँ, संस्कृत एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, लेकिन पास होने के लिए फिर भी बहुत ईज़ी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखो, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, संस्कृत का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, बहुत टफ है और बहुत एलियन सा साउंड भी करता है, क्योंकि 10वीं 12वीं तक हम आईसीएसई सीबीएसई में पढ़ते हैं इंग्लिश इंग्लिश, तो बहुत टफ लगता है। लेकिन इसे पास करना क्यों ईजी है? क्योंकि इसका पेपर 2 काफ़ी कम पोर्शन, मतलब काफ़ी ईजी है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। तो अगर आपको इसको पास करना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है कि आप पेपर 2 अच्छे से करो, आपके 70-80 नंबर उसमें से आ जाएंगे और पेपर 1 में आपके ईजिली आ जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, लेकिन पास करने के लिए ईजी है। और यही रीज़न है कि स्टूडेंट ट्राई ही नहीं करते, वो एक मेंटली हार चुके होते हैं कि संस्कृत मेरे से होगी ही नहीं, इसलिए वो साइड में रख देते हैं, इसलिए इसमें केटी आती है। बाकी रचना तो सबको पता है, रचना में क्यों केटी आती है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है। एक बोन्स पढ़ने बैठोगे ना, उतने में तुम्हारी पूरी पदार्थ हो जाएगी। अगर तुम बोन्स और जॉइंट और मसल्स इन 3 टॉपिक रचना के कर लो, उतने टाइम में तुम्हारी पूरी पदार्थ हो जाएगी, इतना बड़ा सिलेबस है। और जेन्युइन है, इसमें केटी आती ही है, टीचर भी जानबूझकर नहीं देते ही हैं कि थोड़ा स्टूडेंट को वो हम्बल कर दें। तो आपके 21 बैच वालों की भी आपकी केटी रह जाती है, कितने लोगों की, अभी 21 बैच वाले भी 25 एग्जाम देंगे रचना की केटी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक क्राइटेरिया बताऊं क्या सबसे ईजी जो पास होता है, वो पदार्थ विज्ञान सबसे ईजी पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्रिया, फिर संहिता, फिर संस्कृत, और रचना को पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है, सच बात तो यही है। अब मैं इस पॉइंट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, वो मैं को यही समझाना चाह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ इन 3 सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, इन 3 सब्जेक्ट को, टाइम बचे, तुम अच्छे लेवल पे हो तो इन 2 को करो, लेकिन ये 3 को कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे ये 3 में से भी किसी एक में केटी आ गई ना भाई, तुम फेल हो जाओगे। अब फिर भी अब ये वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के माइंडसेट में होते हैं, या कुछ लोग वीडियो को नहीं देखते, उन्हें आधे लोगों को चीज़ें पता भी नहीं होती, कुछ लोगों को पूरे फर्स्ट हाफ के बाद पता चलती है फेल का मतलब क्या होता है। तो एक बच्चा होगा टाइप 1 और एक बच्चा होगा टाइप 2। टाइप 1 जो बच्चा है वो ईगोइस्टिक है, मैं 10th का टॉपर हूँ, मैं 12th का टॉपर हूँ, मैंने नीट का सेकंड अटेम्प्ट में किया, थर्ड अटेम्प्ट में किया है, और उसे लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा भाई मैं क्यों सब्जेक्ट एक भी फेल करूँ, मैं तो टॉपर हुआ एंड ऑल, मैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो वो क्या करेगा, 5 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देगा। उससे क्या दिक्कत होगी कि रचना और संस्कृत में उसका कोई भी आरओआई नहीं आएगा, कोई भी उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े सब्जेक्ट और टफ है। और इसके चक्कर में रचना और संस्कृत में तो फेल होगा ही होगा, और मे भी वो और में भी फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने सही जगह टाइम नहीं दिया। टाइप 2 जो बच्चा है अपने लेवल को जानता है, वो मानता है कि पूरे साल भर उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब वो कर सकता है, तो वो इन 3 सब्जेक्ट को ग्रैब करेगा, और बाद के 2 को भी कर सकता है अगर उस पर टाइम हो, लेकिन इन 3 में तो वो पास होगा। और अच्छे से अगर उसने पढ़ा तो उस पर टाइम हो जाए तो इन 2 में भी कुछ में पास हो सकता है, लेकिन वो पास होगा और ये बच्चा फेल हो जाएगा। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो स्टेप क्या है, देखो ये चारों सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस बना रखी हैं पूरी कंप्लीटली, अगर आप देखोगे आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि किस चीज़ की वेटेज कितनी है, लॉन्ग आंसर किस में से आने वाला है, कौन से टॉपिक में से। तो ये चारों वीडियो आप देख लेना, संस्कृत छोड़ के मैंने चारों सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है, एक बार जाकर देख लेना। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इन चारों चीज़ों को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। तो इन चारों वीडियो को आप सब्जेक्ट वाइज देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आपको अप्रोच करनी है, और 1 महीना इनफ है इन चारों सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं संस्कृत पे भी ऐसी वीडियो बना दूंगा, अभी इन 4 सब्जेक्ट की वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आपको टॉपिक्स पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे कि मेरे को रचना का चैप्टर 1 पढ़ना है, शरीरोपण शारीर मेरे को पढ़ना है, तो सबसे पहले चैप्टर देखो, उसके बाद एनसीईआरटी में अपना रचना का सिलेबस खोलो, और उसमें जाके देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ने के लिए दे रखे हैं इस टॉपिक में से। तो अगर मैं जैसे एम्ब्रियोलॉजी की बात करूँ, तो एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी है मेरे को पढ़ने के लिए, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी इन इट्स ब्रांचेस, ठीक है, डिफाइन एम्ब्रियो एंड फीटस, डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ, ये सब चीज़ें। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बुक से पढ़ना चालू करूँगा कि ये चीज़ें तो मेरे को आनी चाहिए। फिर जब आपका हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो इन क्वेश्चंस पे जरूर आना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। देखो रिटर्न में एग्जाम जो आता है उसमें यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बेसिकली आपको पूरे क्वेश्चन भी पता होते हैं कि चैप्टर के, तो वहां से आप अब देखना कि आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
है ना? ये चीज़ें आपने पढ़ी तो आप चेक करो इन क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक्सप्लेन द मंथ वाइज़ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। क्या आप इसका लॉन्ग आंसर आंसर कर पाओगे कि फर्स्ट मंथ में साइज़ इतना होता है, लेंथ इतनी होती है, वेट इतना होता है, क्या ऑर्गन डेवलप हुए, ये सब चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ है डिज़ायर टू नो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो मस्ट नो टॉपिक होते हैं, एक नाइस टू नो होते हैं और एक डिज़ायर टू नो होते हैं। मतलब मस्ट नो के बाद डिज़ायर टू नो, फिर नाइस टू नो, नाइस टू नो वाले। तो मस्ट नो जो आपके टॉपिक है उसका आप यहाँ पे एग्जाम वाला भी देख सकते हो कि लॉन्ग जो आएगा ना उसमें से कोई भी नाइस टू नो डिजायरेबल टू नो में से नहीं आएगा। एक शॉर्ट आपका नाइस टू नो में से आएगा और एक शॉर्ट आपका मतलब डिजायरेबल टू नो में से आएगा। नाइस टू नो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर आप पढ़ो तो पहले मस्ट नो पार्ट को अच्छे से करो और ये जो बाकी आता है आपका डिजायर टू नो इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। नाइस टू नो बिल्कुल भी मत पढ़ो क्योंकि नाइस टू नो में से 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे और बहुत ऑफ टॉपिक आएंगे। तो नाइस टू नो में बिल्कुल ध्यान मत देना, मस्ट नो वाले जरूर पढ़ना। ठीक है, लास्ट एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो एक प्रोग्रेस ट्रैकर टाइप चीज़ बनाओ। ये मैंने भी अपने टाइम पे मैंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए बनाई थी। इसका बहुत-बहुत हेल्प होता है। कैसे हेल्प होता है? जो भी आपके टॉपिक है, रफली-रफली 1 दिन के हिसाब से लिख दो कि शरीर और परिभाषा, गर्भ, अस्थि, संधि, स्नायु, ये 4 टॉपिक छोटे थे, तो मैंने इसे 1 दिन में कर लिया और फिर इनकी मैंने वेटेज भी लिख रखी थी। तो इससे मैंने क्या करता था, मैं स्टडी करो, 1 दिन स्टडी में लगाओ, फिर 1 दिन रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 और रिवीजन 4 में लगाओ। ऐसा करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे ट्रैक करो, उसे लिखो कि शरीर और परिभाषा को मैंने 12 मार्च को एग्जैक्टली पढ़ा, फिर गर्भ को मैंने अगर 13 मार्च को पढ़ा, फिर उसके बाद आप यहाँ से उसका रिवीजन भी स्लॉट कर दो। अगर मैंने 12 मार्च को ये चीज़ पढ़ी है तो मैं फिर 14 मार्च को एक बार इसको और रिवाइज कर लूँ। फिर 14 मार्च को अगर मैंने इसका R1 कर लिया तो फिर मैं अराउंड 20 मार्च को इसका R2 करूँ, फिर 1 अप्रैल को इसका R3 करूँ। इससे आपका एक रिपीटेशन सी रहती है इस टॉपिक की और आपको ज़्यादा याद रहता है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इसे 137 रूल कहते हैं। अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ऐसा ट्रैकर आप बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत काम आएगा। मैंने पर्सनली भी अप्लाई किया है, जब मैं पढ़ता था बहुत काम करता था, अभी तो मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट जरूर को ड्रॉप कर देना।